हेलो गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये PD 365 इकोनॉमिक्स का है। और इससे पहले मैंने जो दो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और इन्वायरमेंट का, उससे रिलेटेड मैंने PD 365 की वीडियोस डाल दी है। और उसके अलावा जो छोटे छोटे सेक्शंस थे, जैसे पॉलिटी हो गया, IR हो गया और सोशल इशूज़ हो गया, उससे रिलेटेड भी मैंने डाल दिया है। अब ये इकोनॉमी का है, इसके अलावा केवल कल्चर और गवर्नमेंट स्कीम बचता है। अब कल्चर और गवर्नमेंट स्कीम्स का तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा। और कल्चर का मुश्किल से 1 से 2 घंटा देंगे, वो कल्चर आपको उतने में ही आपको कवर कर लेना, बहुत हो गया तो 2 से 3 घंटा। और मेनली उसमें जितने भी फैक्चुअल स्टफ है, जैसे कोई फोक डांस है या फिर कोई स्कल्पचर है या फिर कोई पर्टिकुलर टेम्पल है, तो जो उसका एक दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वो जो बोल्ड लेटर में लिखा होगा और वो किस स्टेट में, बस इतना ही कर लेंगे तो वो काफ़ी है। और जहाँ तक गवर्नमेंट स्कीम की बात है, तो स्कीम्स का मैनुअल काफ़ी बड़ा है। अब वो डिस्कस करने लायक नहीं है। अब जो स्कीम्स के बारे में आपको अच्छे से पता है या जिसके बारे में पता है वो तो ठीक है, जो जो नई स्कीम लगेगी तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट फीचर्स आप देख लीजिएगा। और जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, तो उसके बारे में देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स में कि आप वो जो पर्टिकुलर स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री की है, वो रिकॉग्नाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कल्चर और गवर्नमेंट स्कीम का अपने से कर लेंगे, इसमें मैं इकोनॉमी डिस्कस कर रहा हूँ। और इकोनॉमी सेक्शन में एक्चुअली गवर्नमेंट स्कीम्स आता है, और UPSC गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड लगभग 5-6 सवाल तो पूछती है। अब गवर्नमेंट स्कीम में दिक्कत क्या होती है, तो एक दो सवाल वो मिनिस्ट्री में फंस जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक स्कीम है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? अब एक स्टेटमेंट होगा, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ऑन द फेस वैल्यू आपको लगेगा ये सही है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में आता है। तो बस इतना सा ट्रिक होता है कि आपको एक जो चीज़ है वो किसी एक मिनिस्ट्री से लगेगी कि उस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, लेकिन वो है नहीं बेसिकली। तो इस तरह काफ़ी सारी स्कीम्स होती है जो आपको लगेगा कि कन्फ्यूजन होगा दो मिनिस्ट्री के बीच में, और वहीं पे आपको UPSC ट्रैप करती है। तो आप मतलब सारी स्कीम्स की मिनिस्ट्री भी देख लेंगे। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इसमें मैं जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पीस होंगे तो उसको मैं डिटेल में कवर कर दूंगा, और जो जो काफ़ी फैक्चुअल होंगे तो उसमें क्या काम का है बस मैं वो बता के आगे बढ़ जाऊंगा। अब जैसे 15th फाइनेंस कमीशन हो गया, ऑपरेशन ट्विस्ट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। GST के बारे में कुछ अगर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पीस आया होगा वो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। अब जो जो काफ़ी मतलब घिसा पीटा सा है, जिसके बारे में शायद UPSC पूछेगी नहीं, तो वो क्यों न्यूज़ में आया था, या फिर एक दो फैक्ट्स जो उससे एसोसिएटेड जो इंपॉर्टेंट है वही बता के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। फर्स्ट इज अबाउट द फिजिकल पॉलिसी, द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि काफ़ी स्लो डाउन चल रहा था इंडियन इकोनॉमी का। जैसे Q3 जो था अक्टूबर से दिसंबर में, उसका जो GDP का ग्रोथ रेट था दैट वाज 4.7%। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली अब आपको अगर हार्ड मटेरियल, इसका हार्ड कॉपी अगर आपके पास है तो डेफिनेटली डू ओपन डैट। क्योंकि होगा क्या कि अगर आप सुनोगे तो फिर याद नहीं रहेगा, आप उस मटेरियल में अगर मार्क कर लोगे डैट विल बी बेनिफिशियल। और ऐसे अगर रामायण महाभारत की तरह अगर सुन रहे हो तो फिर जिस स्पीड में सुनोगे उसी स्पीड में आप भूल भी जाओगे। तो डेफिनेटली आप मार्क कर लो कि एंड में फिर आपको रिवाइज करने में वो हेल्प करे। तो और उसके अलावा अब ये देख लेते हैं कि रीजंस क्या क्या है स्लो डाउन का। अगर एक्सटर्नल रीजन देखेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो रहा है, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। और उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस हो सकता है द ट्रेड वार बिटवीन US एंड चाइना। उसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट रेट देखें तो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो भी 30% से कम हो चुका है। अब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डेफिनेटली GDP ग्रोथ भी कम होगी ही होगी। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो स्लो डाउन दिख रहा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दिख रहा था। अब उसका रीज़न क्या है स्लो डाउन का? तो एक तो रीज़न ये था कि जो अपफ्रंट इंश्योरेंस कॉस्ट था वो ज़्यादा था। इवन वो डिमांड कर रहे हैं कि जो GST का जो टैक्स रेट उनके ऊपर 18% का लगाया जाता है वो भी कम हो। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे, एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि BS4 से BS6 नॉर्म्स की तरफ बढ़ना है, तो डेफिनेटली वो ट्रांजिशन में उन लोगों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी स्टार्टअप भी इमर्ज कर रहे हैं, जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, या फिर जूम कार हो गया। तो अब लोग बाग कार को ओन नहीं करना चाहते हैं, तो ऑटोमोबाइल की डिमांड तो ऐसे ही कम हो रही है, तो डेफिनेटली सेल्स भी कम होगा और उनका ग्रोथ भी तो कम होगा ही होगा। और फिर ये सब मेजर रीजंस हो गए। और फिर अगर मॉनेटरी साइड से भी देखेंगे तो भी मतलब एक NPA तो चल रहा है, NBFC क्राइसिस भी चला था IL&FS क्राइसिस के बाद।
और उसके अलावा मॉनेटरी ट्रांसमिशन भी सही से नहीं होता है। तो ये सारे रीजंस है। अब ये डिबेट हो रही थी कि ये साइक्लिकल स्लो डाउन है कि स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है। अब साइक्लिकल स्लो डाउन का मतलब होता है कि ऐसा देखते ही हैं, कभी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है कभी कम होता है, ये चलते रहता है ये साइकिल, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल स्लो डाउन। और एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन होता है कि कुछ अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, जैसे अगर लेबर रिफॉर्म सही से नहीं हो, लैंड रिफॉर्म सही से नहीं हो, तो ये सब अगर प्रॉब्लम्स है तो दे आर द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। और अगर उसके चलते स्लो डाउन हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल स्लो डाउन। तो ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये जो स्लो डाउन था दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल स्लो डाउन। अब यहाँ तक ये भी देख रहे थे कि स्टैगफ्लेशन का भी इशू आ रहा था। अब स्टैगफ्लेशन हो गया स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। तो स्टैग्नेशन इसलिए क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट काफ़ी कम था, जैसे हमने देखा Q3 में जो ग्रोथ रेट था डेट वाज ओनली 4.7%, और इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। WPI इन्फ्लेशन और CPI इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, इवन CPI तो डबल डिजिट भी पहुंच चुका था। उसके अलावा देख लेते हैं फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स से रिलेटेड कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। बस ये था कि गवर्नमेंट सोच रही थी कि एक सॉवरेन बॉन्ड को भी इशू किया जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। 15th फाइनेंस कमीशन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो फैक्चुअल चीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है, आर्टिकल 280 of the Constitution of India provides for a finance commission as a quasi judicial body। तो फाइनेंस कमीशन इज ए क्वाजी जुडिशियल बॉडी। पॉलिटी के पढ़े होंगे आपने अगर अच्छे से, तो आपको ये पता होगा। और वो डिसाइड करता है कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो डिविजिबल पूल है वो कैसे डिवाइड होगा। तो अब ये 15th फाइनेंस कमीशन, इसके चेयरमैन है NK सिंह, और टोटल 5 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। तो अब इसने रिपोर्ट क्या दी है, तो 14th फाइनेंस कमीशन जो था उसका बोलना था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिविजिबल पूल में जो डिवाइड होगा तो स्टेट्स को 42% ऑफ द डिविजिबल पूल मिलेगा, लेकिन इस फाइनेंस कमीशन का बोलना है कि 41% ही मिलेगा स्टेट्स को। अब रीजन क्या दिया जा रहा है कि पहले स्टेट्स को 14th फाइनेंस कमीशन के मुताबिक 42% मिलता था, अब स्टेट्स को 41% ही मिलेगा, 1% कम ही मिलेगा, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रहा, वो एक यूनियन टेरिटरी रहा। तो यूनियन टेरिटरी जो सेंटर का जो डिवाइड करने के बाद जो सेंटर को जो पैसे मिलते हैं उन्हीं में से यूनियन टेरिटरी को मिलता है। जब सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो रहा होता है तो यूनियन टेरिटरी का कुछ स्पेशल डिवीजन नहीं होता है, स्टेट्स को मिल गया, अब जो सेंटर को मिला उसी में से कुछ यूनियन टेरिटरी को जाएगा। तो अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रहा, तो इसीलिए 1% कम कर दिया गया है। यही लॉजिक दिया गया है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ये तो हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की 42% से 41% पे हम लोग आ गए हैं। और एक बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे फाइनेंस कमीशन जो भी रिपोर्ट देता है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 5 ईयर्स। लेकिन ये फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, ये पहले ये इसने अंतरिम रिपोर्ट दी है, ये 1 साल के लिए वैलिड होगी 2021 के लिए, फिस्कल ईयर 2021 के लिए। और उसके बाद फिर जो एक फर्दर रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट, वो फर्दर 5 साल के लिए वैलिड होगी। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे क्या डिफरेंस आया है, तो जो 14th फाइनेंस कमीशन था वो इनकम डिस्टेंस को 45% वेटेज दिया था, 50% वेटेज दिया था, ये 45% वेटेज दे रहा है। उसके अलावा पॉपुलेशन की बात करें तो 14th फाइनेंस कमीशन 27.5% दिया था पॉपुलेशन को, 17.5% 1971 के पॉपुलेशन को, 10% 2011 के पॉपुलेशन को, और ये केवल 15% दिया है वो भी 2011 के पॉपुलेशन को। उसके अलावा 14th फाइनेंस कमीशन एरिया ऑफ द स्टेट्स को 15% वेटेज दिया था, ये भी 15% वेटेज दिया है। उसके अलावा फॉरेस्ट कवर को 7.5% वेटेज मिला था प्रीवियस 14th फाइनेंस ईयर कमीशन में, यहाँ पे 10% मिला है। उसके अलावा कुछ 2 नया क्राइटेरिया को यहाँ पे इशू किया गया है। एक है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, उसको 12.5% मिला, और एक है टैक्स एफर्ट, उसको 2.5% मिला है। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट, ये 2 नए क्राइटेरिया इन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो ये जो चार्ट है 14th और 15th के बीच में, ये जो डिफरेंस है, ये आपको ये चार्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक यूपीएससी एक सवाल फंसा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। उसके अलावा स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ इंडिया वाला जो हेडिंग है वहाँ देख लेते हैं। अब क्या है कि मॉस्पी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो उसमें 2 बॉडीज आती थी, CSO और NSSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मर्ज करके अब एनएसओ बना दिया गया, यही न्यूज़ थी। उसके अलावा नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है ऑन स्टैटिस्टिकल मैटर्स, और इसके सजेशन बाइंडिंग नहीं होते गवर्नमेंट पे। तो ये जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है, इसका जो सेक्रेटरी होता है, ही इज़ द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, एंड ही इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो जो मॉस्पी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसका जो सेक्रेटरी होता है वो इसका भी सेक्रेटरी होता है। तो अब एक यूपीएससी ऐसे फंसा सकता है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का जो चेयरमैन होता है, ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ मॉस्पी। गलत है, मॉस्पी का सेक्रेटरी इसका भी सेक्रेटरी होता है। फिर एक न्यूज़ में था 7th इकोनॉमिक सेंसस, तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं बता देता हूँ। पहला जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था वो 1978 में हुआ था, और तब से अभी तक 6 हो चुके हैं। ये 7वां इकोनॉमिक सेंसस है। ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इसलिए था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एन IT बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म इज बीइंग यूज्ड फॉर डेटा कैप्चर, वैलिडेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कि IT बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म डेटा कैप्चर और वैलिडेशन के लिए पहली बार यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा जो नेशनल इनकम है या फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये सब का जो डेटा पहले CSO कंपाइल करता था, और एम्प्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड डेटा NSSO कंपाइल करता था। GST से रिलेटेड जो जो पहले बैकग्राउंड है, एक GST काउंसिल है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन आपको पॉलिटी के अंडर भी आपको पता होगा कि आर्टिकल 279A डील्स विद दिस GST काउंसिल, और GST काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, ही इज़ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और फिर उसके अलावा मिनिमम कोरम जो चाहिए वो हाफ चाहिए, और जब तक 3/4 ऑफ द वोट्स पास नहीं करते हैं तो कोई डिसीजन लिया नहीं जाएगा। सेंटर के पास 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स हैं, और स्टेट्स के पास 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स हैं, और सारे स्टेट्स के वोट्स बराबर हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है कि जनरली क्या होता है कि जब GST जो लिया जाता है वो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से लिया जाता है, बट इन सम ऑफ द केसेस वो बायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज से भी लिया जाता है। जब वो बायर से लिया जा रहा है देन दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज, और इसी मैकेनिज्म को कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ई-वे बिल क्या है, तो इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए ये ई-वे बिल जनरेट किया जाता है इन द GST रेजिम। कंपेंसेशन सेस के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अब ये था कि जब से GST इम्प्लीमेंट किया गया है तो कुछ स्टेट लूज आउट करेंगे रेवेन्यू पे, क्योंकि पहले स्टेट भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे, अब वो GST के अंडर सबमर्ज कर दिया गया है। तो मे बी कुछ स्टेट्स उतना GST के अंडर उनको उतना टैक्स कलेक्शन ना मिल पाए, तो अगर कम मिलता है तो सेंटर कंपेंसेट करेगा, दैट इज कॉल्ड कंपेंसेशन। तो सेंटर या फिर GST के अंडर एक सेस लेवाई किया जाता है, उसी सेस से सेंटर स्टेट्स को कंपेंसेट करता है। तो जो सेंटर कंपेंसेट करेगा स्टेट्स को, वो 5 साल के लिए करेगा। फॉर द फर्स्ट 3 years 100% कंपेंसेशन दिया जाएगा। फॉर द नेक्स्ट 4th year, फॉर द 4th year और फॉर द नेक्स्ट ईयर 75% ऑफ द कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, एंड फॉर द 5th year 50% ऑफ द कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। तो इसमें कंपेंसेशन अमाउंट कितना होगा, तो जो बेस ईयर था फिजिकल ईयर 16-17 का, उससे मिनिमम 14% ग्रोथ होना चाहिए रेवेन्यू का। अगर नहीं होता है तो जितना कम होता है उतना कंपेंसेशन अमाउंट मिलेगा, उतना जो अमाउंट हुआ दैट इज कॉल्ड कॉम्पेंसेशन। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी है। अब क्या है कि अगर GST रेट किसी भी आर्टिकल पे कम होता है तो उसका कॉस्ट भी कम होना चाहिए उस आर्टिकल का। अगर शॉपकीपर्स या फिर रिटेलर्स उसका प्राइस कम नहीं करते हैं, तो ये इसी को देखने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी लगाया गया है। ये अथॉरिटी का मेन काम होगा कि अगर GST रेट कम होता है तो वो कम रेट ऑफ टैक्स के चलते जो दाम कम होगा, तो कम दाम वो फाइनल कंज्यूमर को भी पास ऑन होना चाहिए, उसका बेनिफिट मिडिलमैन ना उठा सके, वो इस अथॉरिटी का काम है इंश्योर करना। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यहाँ पे डाउट हो सकता है कि अच्छा GST के अंडर है, GST अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो मे भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी ही है। अब सबका विश्वास जो लेजिस्लेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम था, कि अब बहुत टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है अभी भी सरकार और इवन लोगों या फिर कंपनीज के बीच में।
तो अगर से जो इनकम टैक्स पेई है या फिर कंपनी है, तो उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है गवर्नमेंट का, तो अगर कुछ लोग या कुछ कंपनी खुद डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ वो जो टैक्स डिस्प्यूट है वो हार जाएंगे और जो इनकम टैक्स वो देने के लिए राजी हो जाते हैं, तो कुछ कंसेशन मिलेगा कि मे बी उनको कुछ अमाउंट रखने के लिए मिलेगा, बस हाँ कुछ अमाउंट ही उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे 30% इनकम टैक्स अगर देना ही पड़ रहा है तो कुछ और अमाउंट देना पड़ेगा पेनल्टी या फिर पेनल्टी के रूप में, और कुछ अमाउंट फिर वो रख भी सकते हैं। तो मतलब एक मिडिल सॉर्ट ऑफ अप्रोच है, एक एमनेस्टी स्कीम है कि अगर लेट से आपको पता है कि आप टैक्स डिस्प्यूट हार जाएंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली आप डिक्लेयर कर दें और कुछ पेनल्टी अमाउंट पे कर लें, बाद बाकी अमाउंट रख लें। तो बस ये टैक्स डिस्प्यूट को कम करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है, क्योंकि टैक्स डिस्प्यूट चलता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है? तो जो जैसे जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, तो आप समझ सकते हैं डीटीसी जो है डायरेक्ट टैक्स कोड है, वो डायरेक्ट टैक्स के लिए है। तो इसमें भी सारे डायरेक्ट टैक्स को सबमर्ज कर दिया जाएगा। अब इसको एकदम डिटेल में कवर करना यहाँ पे अब इम्पॉसिबल होगा। बस जो न्यूज़ में था वो इसलिए था कि एक कमिटी का गठन किया गया, एक टास्क फोर्स का हेडेड बाय अखिलेश रंजन, जो रिपोर्ट सबमिट करेगा गवर्नमेंट को कि डायरेक्ट टैक्स कोड का लेजिस्लेशन कैसा होना चाहिए। तो इस कमेटी का नाम आपको याद होना चाहिए। बस इन शॉर्ट मैं बस ये कह सकता हूँ कि व्हाट इज जीएसटी फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। अब कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हुआ था, वो पहले 30% बेस रेट था, अब 22% हो गया है। डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ इसलिए था क्योंकि बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो एलआईसी का कुछ शेयर डिसइन्वेस्ट करेंगे, एलआईसी का आईपीओ होगा। लाइफ इंश्योरेंस में एलआईसी इज़ द ओनली पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी। अब सेकंड टॉपिक को देख लेते हैं, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। इस बार का ऐसे अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे कुछ खासम खास नहीं था, ज़बरदस्ती कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। अब बहुत हुआ तो आप एक समरी पढ़ सकते हैं, या फिर बेटर ये होगा कि आप उस समय तो कुछ ना कुछ आप वीडियोस देखे ही होंगे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, तो कोई एक टेस्ट पेपर जो किसी भी कोचिंग का मिल जाए ऑन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, उसके 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपका ऐसे ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे रिवाइज हो जाएगा। फिर से अलग से कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन इकोनॉमिक सर्वे कुछ खासम खास था नहीं, बस केवल लेट से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो जब आप मेंस दे रहे होंगे तो उस समय आप कवर कर लीजिएगा। वो जब मेंस का टाइम आएगा तो डेफिनेटली वो सारे वीडियोस, वो सारी चीज़ों को मैं वीडियोस में डिस्कस डेफिनेटली करूँगा। तो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ खास इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है कि लेट से अगर आरबीआई रेपो रेट चेंज कर रहा है, अगर लेट से आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, तो आरबीआई ये चाहेगा कि बैंक्स भी अपना बैंक रेट कम कर दें, लेकिन बैंक्स जनरली करते नहीं है। अगर नहीं करते हैं तो हम कहेंगे कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हो रहा है। अगर बैंक भी वो रेट को ट्रांसफर कर दे, मतलब अगर आरबीआई जितना रेपो रेट कम करता है उतना ही बैंक भी अगर बैंक रेट कम कर दे, तो देन दैट विल बी कॉल्ड टोटल मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अब क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि सीआरआर भी अच्छा खासा है, एसएलआर का भी प्रोविज़न है, कुछ प्रोविजनिंग भी करना पड़ता है बैसल नॉर्म्स के मुताबिक, तो और ऊपर से एनपीए का प्रॉब्लम भी इतना है। तो डेफिनेटली ये सब इशू होता है कि क्यों प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। अब इसको एकदम डिटेल में अच्छे से समझाना पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा कि आपको बेसिक चीज़ पता है, कि यूपीएससी इससे डिटेल में नहीं पूछेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कि एकदम भीतर घुस के कि प्रोविजनिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में कवर कर लिया देन वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो डेफिनेटली आप बैसल नॉर्म्स और प्रोविजनिंग के बारे में किसी स्टार्टिंग बुक से देख लें। MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, ये आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इन ऑर्डर टू इंश्योर बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अब ये क्या था कि इसमें एक फार्मूला होता है कि बैंक अपना जो बैंक रेट रखेंगे वो इस परसेंट से इस परसेंट के बीच में रख सकते हैं, उसमें काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं। तो क्या होता है कि अब बैंक को उसी रेंज के बीच में रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि
जैसे आरबीआई कुछ चेंज करता है अपना रेपो रेट, तो बैंक्स को भी कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ता है। हालांकि एकदम 100% मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक पॉसिबल हो पाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को बेटर करने के लिए ये एम सी एल आर दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी होती है, अब फॉर्मूला बेस्ड मेथड है कि हाँ बैंक रेट क्या होगा। अब एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से रिलेटेड एक बिमल जलान कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था कि आरबीआई को कितना सरप्लस देना चाहिए गवर्नमेंट को, और हाल में आरबीआई ने डिसाइड किया कि इट विल ट्रांसफर अ सरप्लस ऑफ 1.76 लाख करोड़ रुपीस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सचेकर। तो बस ये न्यूज़ में था। उसके अलावा अभी क्या था कि अभी प्रॉब्लम काफ़ी स्टैगफ्लेशन की चल रही है। तो स्टैगफ्लेशन के चलते क्या हो रहा है कि स्टैग्नेशन है इकोनॉमी में, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट काफ़ी कम है, और साथ में इन्फ्लेशन का भी इशू हो रहा है। तो अब आरबीआई के लिए प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लेट से अगर स्टैगफ्लेशन होता है तो आरबीआई डायकोटॉमी में आ जाती है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को टैकल करना है तो रेपो रेट बढ़ाना होगा, और अगर ग्रोथ को बढ़ाना है तो रेपो रेट कम करना होगा। अब आरबीआई करे तो क्या करे, तो वो तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने की तो कोशिश करेगी करेगी, लेकिन हाँ अब ग्रोथ रेट को भी बढ़ाना है। तो आरबीआई ने क्या किया है कि कुछ एमएसएमई लोन्स के लिए सीआरआर का प्रोविजन को हटा दिया गया है। अब सीआरआर क्या होता है कि बैंक्स को कुछ सर्टेन परसेंटेज, अभी 4% है, उतना कैश आरबीआई में रखना पड़ता है। तो उस प्रोविजन को हटा दिया गया है एमएसएमई लोन्स के लिए फॉर द बैंक्स। तो अब क्या होगा कि बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए, तो लेंडिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, और जिसके चलते ग्रोथ भी बढ़ सकेगा। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख लेते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं। चेयरमैन जो होता है वो आरबीआई का चेयरमैन होता है, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही चेयरमैन होता है इस कमेटी का। और इसका काम है इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना। जो अभी जो गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है आरबीआई एक्ट के तहत, वो दिया है 4 ± 2%। मतलब आरबीआई को ये इंश्योर करना है कि इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रहे। उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर इन 2018 आईएलएफएस क्राइसिस हुआ था, तो जिसके चलते क्या हुआ था फिर एनबीएफसीज का भी एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो अब एनबीएफसीज ज़्यादा लेंड करिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनका एनपीए बढ़ते जाता है या फिर इनका लेंडिंग एक्टिविटी कम होते जाता है तो डैट विल हैम्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही थी कि एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाए इन एनबीएफसीज के लिए। अब क्रेडिट गारंटी फंड का काम क्या होगा कि जैसे एनबीएफसीज बैंक से लेंड करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं एनबीएफसीज, और फाइनली वो फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से पैसा वापस नहीं आ रहा है तो एनबीएफसी वापस बैंक को भी पैसा नहीं दे पाएंगे। अब जब नहीं दे पाएंगे तो बैंक का भी और एनबीएफसी का भी एनपीए बढ़ेगा। अब कोई क्रेडिट गारंटी फंड अगर गवर्नमेंट बना दी है तो क्या होगा कि गवर्नमेंट एनबीएफसी की तरफ से पैसा चुका सकती है बैंक को। तो उसके चलते क्या होगा कि बैंक को पता रहेगा कि हाँ एनबीएफसी से पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट चुका देगी, तो बैंक्स आसानी से एनबीएफसी को पैसा देंगे। अब गवर्नमेंट पैसा दे देगी इसका ये मतलब नहीं है कि वो माफ़ कर दी लो, इसका मतलब कुछ टाइम के लिए दे दी, वापस जितना दिया उतना एनबीएफसी को वापस विथ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना होगा। अब डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के बारे में देख लेते हैं। अब डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का मतलब क्या है, इसका मेन इंटेंशन जो था गवर्नमेंट का या आरबीआई का, वो था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करना है। अब नॉर्मल बैंक्स में काफ़ी सारे प्रोविजंस होते हैं, अब डिफरेंशिएटेड बैंक्स में क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे पेमेंट बैंक भी एक डिफरेंशिएटेड बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक डिफरेंशिएटेड बैंक है। अब पेमेंट बैंक जो है वो लोन नहीं दे सकता है, तो यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो पीएसएल नॉर्म्स है वो 75% है, तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो इन बैंक्स के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होता है। अब वो रिस्ट्रिक्शन इसलिए होता है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेटर वे में इंश्योर कर सके। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या हुए। 2 तरह के होते हैं मेनली, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक। और फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड ये नचिकेत मोर कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2014 की। अब पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। पेमेंट बैंक में आप डिपॉजिट्स 1 लाख तक का रख सकते हैं। पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता है। पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड दे सकता है लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता है। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा अब जब हम नॉर्मल बैंक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पीएसएल नॉर्म्स होता है वो 40% होता है,
लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए वो 75% हो जाता है, बस यही मेजर डिफरेंस है। बाद बाकी हाँ, कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, वो 100 करोड़ होना चाहिए, 200 करोड़ होना चाहिए, उतना यूपीएससी को इंटरेस्ट नहीं होगा। अब उतने फैक्ट्स आपको याद भी नहीं रहेंगे इनफैक्ट। तो जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता ही होना चाहिए, वो मैं आपको बता दिया। डेवलपमेंट बैंक वगैरह कुछ काम का नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स का कंसेप्ट आपको पता होगा। और उसके अलावा यहाँ पे क्राइसिस जो हुआ था पंजाब महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो इसलिए वो न्यूज़ में था। अर्बन या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे एक रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो भी रेगुलेट करता है और आरबीआई भी रेगुलेट करता है, तो डुअल रेगुलेशन होता है, तो इसके चलते प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इंडिया में डिजिटल पेमेंट वगैरह बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। अब रुपे और यूपीआई ये सब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। अब जनरली यूपीएससी ये काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि रुपे कौन बनाया है, यूपीआई कौन बनाया है, भीम पे ये भीम ऐप किसने बनाया है। तो पेमेंट से रिलेटेड जो भी अगर सरकारी काम हो रहा है वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही होता है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये आरबीआई का एक डॉक्यूमेंट है। रिसेंटली आरबीआई रिलीज नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये यूपीएससी डायरेक्टली एक सिंगल लाइनर सवाल पूछ सकती है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द पीरियड 2019-24। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। अब ये सब रिपोर्ट्स देख लेते हैं। अब रिपोर्ट्स यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आप देख लीजिएगा। उसके अलावा बाद बाकी जो रिपोर्ट्स है बस एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इंसीड, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, अंकटैड, आईएलओ, ये सब की रिपोर्ट्स कौन कौन से एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली एग्जाम में अब एक बार आप उस पर आँख चली गई तो डेफिनेटली आपको जब भी अगर लेट से प्रीलिम्स में आ जाता है सवाल, तो आपको देख के याद आ जाएगा कि हाँ यही था या यही था। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट या फिर हंगर रिपोर्ट, हंगर इंडेक्स, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तो उसमें कौन कौन जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हेल्थ इंडेक्स से रिलेटेड यूपीएससी ने इंडिकेटर पूछ रखे थे कि इनमें से कौन कौन सा है, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में से कौन सा इंडिकेटर नहीं है वो यूपीएससी ने पूछ लिया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के इंडिकेटर्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट से रिलेटेड जो 4 इंडिकेटर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये क्या है कि 2010 में ये एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई थी। इसका जो हेड होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और जो मेंबर्स होते हैं आरबीआई का हेड होगा, सेबी का हेड होगा, इडाई का हेड होगा। तो डिफरेंट जो रेगुलेटर्स हैं उनके हेड और फाइनेंस मिनिस्टर का ये एक काउंसिल है, और फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे हेड होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट रेगुलेटर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने के लिए ये काउंसिल को 2010 में बनाया गया था। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स सीआईआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्रेसी इंडेक्स, इट इज रिलीज्ड बाय टैक्स जस्टिस नेटवर्क। उसके अलावा एनडीएपी, दैट इज नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। उसके अलावा कंसर्टियम लेंडिंग काफ़ी न्यूज़ में था। अब होता क्या है कि अगर कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे अब एक बैंक सारा अमाउंट लेंड नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एसबीआई ने 1000 करोड़ दिया, कैनरा बैंक ने 500 करोड़ दिया, लेट से और भी कोई बैंक है उसने भी, एचडीएफसी बैंक ने भी 500 करोड़ दिया, अब 3 बैंक ने टोटल मिलके 2000 करोड़ दिया। तो ये जो 3 बैंक ने मिलके दिया है दैट इज कॉल्ड एज कंसोर्टियम लेंडिंग। कोऑर्डिनेटेड वे में यहाँ पे लेंडिंग हो रही है। अब एनपीए डाइवर्जेंस से ये टर्म काफ़ी न्यूज़ में था। अब होता क्या है कि एक आरबीआई का असेसमेंट होता है कि इतना एनपीए है और इतना बैंक रिपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। वो जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज एनपीए डाइवर्जेंस। इसमें बहुत सारा जो न्यूज़ आइटम है वो कुछ भी काम का नहीं है। अब ज़बरदस्ती आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत हुआ तो आप हर टर्म के बारे में जो बोल्ड लेटर है बस आप वो पढ़ सकते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। यूपीएससी उतना घुस घुस कर नहीं पूछता, अगर जब घुस के पूछेगा तो आप कितना भी आप घुस लें वो सवाल आपको नहीं पता होगा। तो डोंट टेक दैट मच पर्सनली कि आप हाँ अब एक एक चीज़ आपको पता ही होना चाहिए, उस लेवल तक आप तैयारी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फिर उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा उस इनपुट के लिए।
अब रेपको बैंक के बारे में देख लीजिए, इट इज़ ऑपरेटेड ओनली इन साउथ इंडियन स्टेट्स। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाया जाता है। अब ये क्या है कि जो रिपेट्रिएट्स थे म्यांमार और श्रीलंका से, उनके लिए है बेसिकली। तो बस ये फैक्चुअल स्टफ है, आपको ये पता होना चाहिए। ई विक्रय ये ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है डेवलप्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके अलावा ऑपरेशन ट्विस्ट देख लेते हैं। अब ये उत्कर्ष 2020 जो है 2022 है, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये लगभग ये आरबीआई का मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा ऑपरेशन ट्विस्ट यहाँ पे अच्छे से नहीं दिया हो गया है, लेकिन हाँ यूपीएससी पूछ सकता है। अब आरबीआई ने किया क्या था कि अब यहाँ पे स्टैगफ्लेशन का इशू है, तो आरबीआई ने लेट से रेपो रेट को कम कर दिया इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, और सॉरी रेपो रेट को बढ़ा दिया इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, और ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए रेपो रेट कम करना होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि अब ना बढ़ाएंगे तो लेट से इन्फ्लेशन टैकल हो जाएगा, लेकिन हाँ ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, लेकिन कम कर देंगे तो ग्रोथ बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगेगा। तो इसी इशू को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने क्या किया कि रेपो रेट को बढ़ाया नहीं। तो रेपो रेट को बढ़ाया नहीं इसलिए क्योंकि लेट से इन्फ्लेशन था तो रेपो रेट बढ़ाना था, लेकिन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ये इंश्योर किया कि हाँ ग्रोथ रेट रेपो रेट को उतना ही रखा, तो उससे तो ग्रोथ बढ़ जाएगी, ये इंश्योर हो जाएगा। लेकिन हाँ इन्फ्लेशन को भी टैकल करना है, तो उसके लिए आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट लॉन्च किया। अब आरबीआई ने क्या किया कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसके तहत आरबीआई ने जो शॉर्ट टर्म जो भी सिक्योरिटीज है उसको खरीदा और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है उसको बेचा। तो जिसके चलते क्या होगा, जब आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अब जब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन द लॉन्ग टर्म डेफिनेटली दैट विल हेल्प इन टैकलिंग इन्फ्लेशन। तो डेफिनेटली मेन जो यहाँ पे काम करना है वो है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को कम करना है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट में बेसिकली आरबीआई ने क्या किया कि 10,000 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज थी उसको खरीदा और उतने ही अमाउंट का जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी था उसको बेचा। अब ये काम आरबीआई ने किया, इससे इफेक्ट क्या होगा कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, और इसका रिजल्ट भी देखा गया था कि जो बॉन्ड यील्ड था वो कम हुआ था। अब बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड फेस वैल्यू क्या होता है, डेफिनेटली तो आप स्टैटिक वीडियोस आप यूट्यूब पे आपको काफ़ी मिल जाएगी, तो डेफिनेटली डू वॉच दोस, क्योंकि अब रफली 15 मिनट मेरे को यही समझाने में लग जाएंगे अगर आपको बॉन्ड यील्ड नहीं पता है, क्योंकि ऑपरेशन ट्विस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली डिटेल में आप अपने ही तरफ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है तो आप डेफिनेटली उतना टाइम मेरे पास, क्योंकि वीडियोस ज़बरदस्ती काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेन एम क्या था आरबीआई का कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को कम करना है। आरबीआई ने क्या किया वो बता दिया, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन था और इससे बॉन्ड यील्ड भी कम हुई थी। अब जनरली क्या होता है कि बॉन्ड यील्ड और आरबीआई के रेपो रेट में सिमिलर रिलेशनशिप होता है। अगर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ती है, आरबीआई का रेपो रेट कम होता है तो बॉन्ड यील्ड भी कम होती है। जनरली ऐसा ही ट्रेंड होता है। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में देख लेते हैं। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, जो भी डिफरेंट कंपनीज हैं जो लोन लेते हैं तो उनकी क्रेडिट रेटिंग करती है कि हाँ ये कितना कैपेबल है या कितना ट्रस्टवर्दी है कि हाँ ये लोन क्रेडिट अमाउंट को वापस कर देंगे। तो अब काफ़ी धांधली वगैरह भी होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा, तो इसलिए सेबी के द्वारा कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। उसके अलावा कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के बारे में देख लेते हैं। अब जो मेन फैक्चुअल स्टफ है कि पहले एचआर खान कमेटी बनी थी ये देखने के लिए कि कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट क्यों नहीं इंडिया में डेवलप्ड है और क्या करना चाहिए, और हाल में टीआर मनोहरन कमेटी बनी है। प्रीलिम्स के एंगल से ये इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होता है, तो जनरली अगर किसी भी कंपनी को फंड रेज करना है तो दो तरीका होता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है बॉन्ड। इक्विटी में अपना स्टेक देके पैसा लेते हैं, बॉन्ड में क्या होता है कि ये आप पैसा लोगे और विथ इंटरेस्ट चुका दोगे। तो बैंक से भी लेना एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप बॉन्ड इशू करते हैं और पैसा लेते हैं। अब बॉन्ड जो आप लेट से पैसा ले रहे हैं, अब जो बॉन्ड इशू करके आप पैसा ले रहे हैं, दो तरह का बॉन्ड हो सकता है। एक होता है सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और वही एक मेजर रीज़न है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट उतना ज़्यादा डेवलप्ड
नहीं है। लोग गवर्नमेंट बॉन्ड पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन हाँ कॉर्पोरेट बॉन्ड पे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस जो टोटल कंट्री में है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो लगभग 30% के आसपास है। डैट इज़ वेरी मच लोअर एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब और भी क्या क्या रीजंस हैं, डेफिनेटली वो मेंस के एंगल से इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स के एंगल से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बॉन्ड यील्ड के बारे में बता देता हूं कि अगर बॉन्ड प्राइस कम होता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में। अब हल्का आइडिया आपको अगर बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस के बारे में, बॉन्ड मार्केट के बारे में, तो मैं जो बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आपका ऊपर से जा रहा होगा। तो अगर वो क्लियर नहीं है, डेफिनेटली आप बॉन्ड से रिलेटेड एक बार कोई वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि बॉन्ड्स से रिलेटेड सवाल आ सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने भी कुछ हद तक कवर किया है, ऑपरेशन ट्विस्ट भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, कॉर्पोरेट बॉन्ड, और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि सॉवरेन बॉन्ड को इशू करना। तो बॉन्ड, ये बॉन्ड यील्ड का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए मे भी हो सकता है कि यूपीएससी सवाल आपसे पूछ ले। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दो चीज़ आप याद रखिएगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड कम होता है, ये हमेशा होता है। और आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ाती है, जनरली दैट लीड्स टू इंक्रीज इन बॉन्ड यील्ड। ये दो रिलेशनशिप आपको लगभग लगभग पता होना चाहिए, और ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ऐसे ही पता होगा। मसाला बॉन्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मसाला बॉन्ड्स के बारे में आपको बस ये जानना जरूरी है कि ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं। अब ये पहली बार जो इशू किया गया था, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था 2014 में फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब इसका रैशनल क्या होता है कि अब लेट से कोई भी अगर कॉर्पोरेट बॉडी है इंडिया में, वो अगर लोन लेता है किसी फॉरेन सोर्स से, तो फॉरेन सोर्स से जब वो लोन ले रहा है तो वो डॉलर्स में लेगा। अब डॉलर और रुपी के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रहा है, वो अगर चेंज होता है तो आपको मे बी कम अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट भी एज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लेट से अगर रुपी वीक हो जाता है तो एक डॉलर में ज़्यादा रुपए होने लगेगा, तो आपको ज़्यादा लोन देना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा इन लोन वापस करने के लिए। तो डैट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर दोज हु आर टेकिंग द लोन्स। तो क्या होता है कि जो लोन ले रहा है इंडिया में फॉरेन सोर्स से, उसी को करेंसी रिस्क भरना पड़ता है, करेंसी रिस्क उसी को बियर करना पड़ता है। लेकिन मसाला बॉन्ड्स क्या है कि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है। आप रुपी में ही मतलब बेसिकली लोगे तो डॉलर में, लेकिन वो डिनोमिनेटेड होगा रुपी से। मतलब लेट से क्या हो रहा है कि अभी लेट से आप पहले क्या होता था कि आप $1 लोन में लियो, अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो आपको वापस कितना करना होगा, $1.1। लेकिन अब क्या है कि $1 अभी $70 के आसपास है, तो 10% के साथ साथ आपको एक्चुअली में $1.1 दैट इज 77 रुपीज़ आपको वापस करना पड़ता। लेकिन लेट से रुपी वीक हो गया, वो $70 से $80 आ गया $1। तो अब क्या है कि पहले आप लोन लिए थे $1 बराबर $70, $1 का लोन लिए थे मतलब $70 लिए थे। अब वो $1 $80 के बराबर आ गया, तो $80 प्लस उसका 10% ₹88। तो मतलब $70 की जगह आपको ₹88 देना पड़ रहा है, ₹18 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। मतलब इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ ज़्यादा आपको अमाउंट देना पड़ रहा है। डेट इज एक्चुअली करेंसी रिस्क। तो करेंसी रिस्क किसको बियर करना पड़ रहा है, जो लोन ले रहा है। लेकिन मसाला बॉन्ड्स में क्या होता है कि वो रुपी डिनोमिनेटेड होता है, करेंसी रिस्क उसको बियर करना पड़ता है जो लोन दे रहा है। तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर टेकिंग लोन्स इन इंडिया फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। तो मसाला बॉन्ड्स दे आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। अब जनरली मसाला इंडिया से वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा जाता था, तो इसीलिए इस बॉन्ड का नाम मसाला बॉन्ड रखा गया है। अब हर करेंसी के, हर कंट्री के अपने लोकल करेंसी रिलेटेड बॉन्ड्स होते हैं, जैसे डिम्सम बॉन्ड्स है चाइना के, समुराई बॉन्ड्स हैं जापान के, कोमोडो बॉन्ड्स हैं इंडोनेशिया के। उसके अलावा पार्टिसिपेटरी नोट्स आपको पता ही होगा। लेट से कोई भी अगर फॉरेनर है या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है विदाउट रजिस्टरिंग इन द सेबी, तो वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू कर सकता है। जो भी कोई इंडियन बंदा सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है, वो पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स इशू कर सकता है उस बंदे को, किसी फॉरेनर को, और वो फॉरेनर विदाउट रजिस्टरिंग विद द सेबी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसी को कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स। बायलैटरल नेटिंग का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया गया था। अब बायलैटरल नेटिंग में क्या होता है कि हर बैंक प्रोविजनिंग करता है कि लेट से एक बैंक दूसरे बैंक को लोन अमाउंट दिया है 100 करोड़ का। अब हो सकता है कि दूसरा बैंक उसको पे ना कर पाए, तो कुछ अमाउंट उसको अलग रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग अमाउंट। अब क्या है कि लेट से ए बैंक बी को 1000 करोड़ दिया है और बी बैंक ए बैंक को 900 करोड़ दिया है,
तो ए बैंक भी प्रोविजनिंग करेगा 1000 करोड़ के लिए और बी बैंक भी प्रोविजनिंग करेगा 900 करोड़ के लिए, तो प्रोविजनिंग टोटल 1900 करोड़ रुपीस के लिए हो रही है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि अगर ए बी को 1000 करोड़ दिया है, बी ए को 900 करोड़ दिया है, नेट में ए बी को 100 करोड़ ही दिया है, तो इफेक्टिवली ए को 100 करोड़ के लिए ही प्रोविजनिंग करनी चाहिए थी। तो जो सेकंड केस है वो बेटर वे है और वो तभी होगा जब बायलैटरल नेटिंग होगी। तो रफली आपको समझ में आ गया होगा कि बायलैटरल नेटिंग क्या है। तो बायलैटरल नेटिंग होगी तो क्या होगा कि बेसिकली कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए और लेंडिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली दैट विल बूस्ट द ग्रोथ रेट। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये डेटा आपको बस पता होना चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए। हाल में गवर्नमेंट ने एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को क्रिएट किया था 25,000 करोड़ रुपीस का फॉर कंप्लीशन ऑफ द स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो बस ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसलिए किया क्योंकि ग्रोथ रेट काफ़ी कम था, तो इन ऑर्डर टू बूस्ट द रियल एस्टेट सेक्टर गवर्नमेंट ने ये EIF को लॉन्च किया। उसके अलावा डेटा लेक प्रोजेक्ट सेबी का है। अब यहाँ पे डेटा ही क्रिएट करेंगे इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली रेगुलेट द स्टॉक मार्केट। तो अब ये बस फैक्चुअल स्टेप आपको पता होना चाहिए कि डेटा लेक प्रोजेक्ट सेबी का है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है वो आपको पता ही होगा। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जापानीज फर्म निक्केई के द्वारा पब्लिश किया जाता है। भारत 22 एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। वैसे फंड जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं दे आर कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये 22 कंपनीज का है और इसमें प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व है। यूपीएससी स्टेटमेंट दे सकती है कि ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर देयर, तो वो गलत होगा। और दिस इज द सेकेंड ETF फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट द फर्स्ट। अब हाल में गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर दिया है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब चिट फंड से रिलेटेड नया अमेंडमेंट एक्ट आया था। अब यहाँ के की प्रोविजन काफ़ी फैक्चुअल है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ना ही RBI ना ही सेबी रेगुलेट करता है चीट फंड बिजनेस को इंडिया में। और चीट फंड्स एक्ट है एक 1982 का, उसके मुताबिक जितने भी चीट फंड कंपनीज हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है किनके पास, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके अलावा हाल में ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ मार्केट स्टडी रिलीज किया था रिगार्डिंग E-कॉमर्स। अब E-कॉमर्स से रिलेटेड जो दो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, एक तो ये कि E-कॉमर्स पॉलिसी है एक, उसके अलावा दूसरा चीज जो आपको जो पता होना चाहिए वो रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ E-कॉमर्स बिजनेस मॉडल। एक होता है इन्वेंट्री या दूसरा होता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस मॉडल इंडिया में अलाउड है, इन्वेंट्री मॉडल इंडिया में अलाउड नहीं है। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है कि लेट से एक बायर और सेलर है, तो बायर और सेलर को लिंक करता है E-कॉमर्स चैनल। और इन्वेंट्री में क्या होता है कि बायर से खरीदता है, खुद अपने गोडाउन में रखता है, फिर उसके बाद सेलर को बेचेगा, फिर उसके बाद सेलर से लेगा, अपने इन्वेंट्री में रखेगा, फिर बायर को बेचेगा। और मार्केट प्लेस में खुद स्टोर नहीं करेगा, बस केवल एक लिंक प्रोवाइड करेगा, एक चैनल प्रोवाइड करेगा। तो इंडिया में मार्केट प्लेस अलाउड है लेकिन इन्वेंट्री वाला अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस, अब क्या है कि गवर्नमेंट कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी काफ़ी चीज़ें खरीदनी होती है, तो वो MSME से खरीदते हैं। जो E-मार्केट प्लेस एक पोर्टल है जिसके थ्रू जिस भी मिनिस्ट्री को जो भी चीज़ खरीदनी है उस पोर्टल पे डालेंगे और फिर फर्दर वो वेरियस कंपनीज मेनली MSME से खरीदेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एज सच कोई करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंस एंगल से कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो मेन 3 इंटिटीज होते हैं इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इंश्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एक होते हैं रेगुलेटर्स लाइक सेबी, और एक होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको पता होगा, इट इज़ इंश्योर्ड बाय सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट। और जो भी कंपनी का जो नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स देना पड़ता है CSR। मतलब पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% आपको देना पड़ता है एज CSR। उसके अलावा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यूपीएससी को मिनिस्ट्री से बड़ा प्यार है, कौन सी बॉडी किस मिनिस्ट्री में आती है, डेफिनेटली ये सब आइडिया आपको होना चाहिए।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये अंडप के द्वारा पब्लिश की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके जो 10 इंडिकेटर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे एकदम फैक्चुअल इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, आप अपने एंड से देख लीजिएगा कि वो 10 इंडिकेटर क्या हैं। बस किस कौन रिपोर्ट में बस यही इंपॉर्टेंट होता है कौन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रहा है और उसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उसमें ये दोनों देखना होता है, जो नॉन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं बस उसमें आप यही देख लीजिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है। उसके अलावा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यहाँ पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। उसके अलावा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी पब्लिश किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अब लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। अब क्या है कि इंडिया में जो लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड जो काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलता है कि ये डिबेट चलता है कि इंडिया में लेबर लॉज ही काफ़ी ज़्यादा है। अगर स्टेट्स के लेबर लॉज को अब हम हटा दें, क्योंकि लेबर लॉज जो है, लेबर जो एस्पेक्ट है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। अब जब सेंटर की अगर बात करें तो टोटल 44 लॉज है। अब सेंटर ट्राई कर रहा है कि उनको कोडिफाई करके 4 कोड्स बना दे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वेजेज। तो जो सोशल सिक्योरिटी का होगा उसमें सोशल सिक्योरिटी फॉर द गिग इकोनॉमी को भी कवर किया जाएगा। गिग इकोनॉमी में कौन आए? फ्रीलांसर्स, जैसे जोमेटो और में जो डिलीवरी बॉय हो गया या उबर का ड्राइवर हुआ, वो सब गिग इकोनॉमी के पार्ट है। गिग इकोनॉमी इज समथिंग बिटवीन अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और उसमें रफली ज़्यादा फ्रीलांसर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज विल बी इंटाइटल्ड टू प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स। ये न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बस फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, काफ़ी है। बजट सेशन फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ सेबी टू सपोर्ट सोशल एंटरप्राइजेज एंड नॉन प्रॉफिट इन रेजिंग फंड्स। उसके अलावा नोबेल प्राइज इस बार का इकोनॉमिक्स में मिला है अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो को। अभिजीत बनर्जी इंडियन है और इनका जो काम हुआ था वो हुआ था रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के ऊपर। और ये क्या है कि बेसिकली सर्वे करने का एक तरीका होता है। तो बस आपको बस ये पता होना चाहिए, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, ये वर्ड पता होना चाहिए, ये भी यूपीएससी खेलेगा। अब ये क्या है, अब इसको अब अगर आप पढ़े होंगे, जब न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे होंगे तो उस समय पता होगा। अब डिटेल में इसको यहाँ पर डिस्कस करने का सेंस नहीं बनता है। उसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। अब ट्रेड वार लगभग ये 1 महीना तक चलते जा रहा था। 1 महीना तक मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, और उसके बाद ये तो लगभग 2 साल से ये काम चल रहा है। अब न्यूज़ में जनवरी फरवरी के आसपास ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ट्रेड वार। अब ट्रेड वार स्टार्ट क्यों हुआ, उसका रीज़न ये है कि यूएस काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट फेस करता था चाइना के साथ। मेंस का आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो आपको डेटा याद होना चाहिए कि ट्रेड डेफिसिट कितना है यूएस और चाइना के बीच में। अगर वो नहीं पता है तो आपका उस आंसर में मतलब लेट से वो जान ही नहीं होगी। रफली मतलब अगर मैं डेटा बताऊं तो 430 to 440 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट फेस करता था यूएस बिफोर द ट्रेड वार। और फिर तो इसलिए यूएस ने क्या किया था, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी ऑन चाइनीज़ इंपोर्ट्स, और उसके बाद रिटेलिएट किया चाइना ने और वो ट्रेड वार स्टार्ट हो गया। 15 जनवरी इस ईयर में एक फेज़ 1 ऑफ अंतरिम ट्रेड डील साइन हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और उसके बाद फर्दर आगे वो लोग नहीं बढ़ पाए, मेनली बिकॉज कि अब कोरोना वायरस का इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा था। उसके अलावा टैरिफ मेजर्स और नॉन टैरिफ मेजर्स के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। टैरिफ हो गया जो बेसिकली आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स हो गया कुछ आप कोटा फिक्स कर दिए हैं, या फिर सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स कुछ आप लगा दिए, या फिर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स या फिर लेबर स्टैंडर्ड्स फिक्स कर चुके हैं कि ये स्टैंडर्ड है तभी आप इंपोर्ट करेंगे, तो दोज आर नॉन टैरिफ मेजर्स। तरीका क्या क्या नॉन टैरिफ मेजर्स का? सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स, licensing quotas, price control measures, geographical restrictions, CVD that is countervailing duty और anti dumping duty, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। लेट से इंडिया चाइना के ऊपर ये दोनों ड्यूटी लगाता है, तो दो अलग अलग केस है। लेट से अगर चाइना किसी प्रोडक्ट पे काफ़ी सब्सिडी देता है,
ये इंश्योर करने के लिए कि चाइना काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके और इंडिया में उसका इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, तो इंडिया काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकता है. Countervailing duty is additional import duty imposed on imported products when such products enjoy benefits like export subsidies and tax concessions in the country of their origin. और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि लेट से कोई भी प्रोडक्ट चाइना में लेट से 50 रुपये में बिक रहा है, अब वो इंडियन मार्केट में अगर 50 से कम रुपए में बिकने लगे, दैट इज कॉल्ड एज डंपिंग. और उसको रोकने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एंटी डंपिंग. It is a protectionist tariff that a domestic government imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market value. उसके अलावा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये OECD का एक इनिशिएटिव है. अब यहाँ पे इसमें टारगेट क्या करते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो अंडर वॉइसिंग और ओवर वॉइसिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसका किसी भी कंपनी का ऑपरेशन इंडिया में भी हो रहा है और किसी एक टैक्स हेवन कंट्री में भी हो रहा है, तो शो करेंगे टैक्स हेवन कंट्री में वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंडिया में कम कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ओवरऑल टैक्सेशन. तो ये रोकने के लिए, अंडर वॉइसिंग और ओवर वॉइसिंग रोकने के लिए BEPS मेजर OECD ने स्टार्ट किया है. तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया हैज़ रिसेंटली रेटिफाइड द मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. ये OECD का इनिशिएटिव है. सार्क के साथ इंडिया का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, बस ये है, आपको पता होना चाहिए. एक इंसटेक्स बार्टर मैकेनिज्म है. अब क्या है कि ईरान के ऊपर काफ़ी सैंक्शन लग चुके हैं. अब यूरोप और ईरान के बीच में ट्रेड हो सके तो वो डॉलर में तो नहीं हो सकता है, तो एक बार्टर सिस्टम स्टार्ट किया गया है. दैट बार्टर सिस्टम इज कॉल्ड एज इंस्टेक्स बार्टर मैकेनिज्म. अब ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है. बस ये एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए. फैक्चुअल स्टफ है, इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. अब इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो डेफिनेटली इंडिया का रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स कम हुआ है. इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स पहली बार $450 बिलियन क्रॉस किया है. उसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अगर हम बात करें तो इंडिया से लगभग एक्सपोर्ट अगर एक साल में रफली $300 बिलियन का होता है और सेज ही कंट्रीब्यूट करता है रफली $100 बिलियन का एक्सपोर्ट. दैट मीन्स कि 1/3 ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ही होता है. निर्विक स्कीम किससे रिलेटेड है? जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको क्रेडिट देने से रिलेटेड है. एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है ये. लीड्स इंडेक्स कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया जाता है अलॉन्ग विथ डेलॉयट. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड देख लेते हैं. इंडिया की रैंकिंग 77 से 63 आ गई थी. तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है. इसमें जो 10 इंडिकेटर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए. इवन मेंस में भी डायरेक्ट सवाल आ सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि टॉप 50 में आने के लिए, अभी तक हालांकि आ नहीं पाई है. तो 10 जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, लिटरली याद होने चाहिए क्योंकि मेंस में भी सवाल आ सकता है. और इनफैक्ट अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इवन प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ने पूछ लिया था लास्ट ईयर कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है. उसके अलावा आइस डैश और अतिथि पोर्टल, ये कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इन्हांस किया जा सके. अब देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड. तो अब ये जो इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2020 है ये VBOX के द्वारा पब्लिश की गई है. VBOX अंडप AICTE. तो बस अब ये फैक्चुअल स्टफ इंपॉर्टेंट है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई में है पहला, और 2 और नए खोले जाएंगे अहमदाबाद और कानपुर में. री स्किलिंग रिवॉल्यूशन, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है और डैट इज रिलेटेड टू 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ थी कि ये CMIE का डेटा था कि इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% बढ़ चुका है, हाईएस्ट सिंस 2016। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो 8 एरियाज हैं वो आपको पता होने चाहिए। दोज आर एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। यहाँ पे डायरेक्टली हेल्थ मेंशन नहीं है। अब अब इसमें ऐसा है कि अगर लेट से एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आ रहा है तो एक स्टेटमेंट ऐसा दिया जा सकता है कि अगर एग्रीकल्चर PSL के तहत आता है, डैट मीन्स कि एग्रीकल्चरिस्ट को या फार्मर को लोन्स मिल सकता है एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी ये स्टेटमेंट है तो ये गलत हो जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अगर किसी सेक्टर को मिल रहा है डैट मीन्स कि उस सेक्टर को लोन मिलेगा। लोन मिलना इंश्योर होता है, सस्ता लोन मिलना इंश्योर नहीं होता है। सस्ता लोन तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के साथ साथ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी लॉन्च करती है। अब एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में अब मेंस के एंगल से इंपॉर्टेंट है कि 25% ऑफ द एग्रीकल्चरल GDP है टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कितना कम है। अब लोन वेवर स्कीम कितना सही है या फिर कितना गलत है उसके बारे में डिबेट हो गया। या फिर गवर्नमेंट क्या क्या की एग्रीकल्चरल क्रेडिट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली एक तो पहले PSL के तहत एग्रीकल्चर आता है, ऊपर से गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लॉन्च की है फार्मर्स के लिए। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड है, और उसके अलावा जितने भी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, वो सब तो डेफिनेटली हेल्प ही करता है इन द एग्रीकल्चरल क्रेडिट, या फिर लोन वेवर्स वगैरह हो गए। अब उड़ीसा की जो कालिया स्कीम थी डैट विल बी मर्ज्ड विथ सेंटर्स PM किसान। अब PM किसान के तहत टोटल एक साल में 6,000 करोड़ रुपीस, सॉरी 6,000 रुपीस दिए जाएंगे हर फार्मर को। तो while under the PM Kisan scheme, central government is providing annually 6,000 rupees in 3 equal installments to about 14 crore farmers. PM Kisan. PM Kisan has no provision for the landless farmers. फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो UPSC आपको फंसा सकता है, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। एक कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड इशूज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं देखती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा देखा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में ही एक डिपार्टमेंट है, डेट इज डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। उसके अलावा जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड एक स्कीम है, एक डेट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। यहाँ है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। इसमें टोटल 22 फर्टिलाइजर्स आते हैं जिसमें यूरिया नहीं आता है। तो एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि हाँ यूरिया भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में आता है, तो वो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि यूरिया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में नहीं आता है। उसके अलावा अब गवर्नमेंट अभी क्या तक क्या होता है कि यूरिया सब्सिडी जो मिलती है वो रिटेलर को मिलती है, जो रिटेलर फार्मर्स को यूरिया बेचते हैं, ना कि डायरेक्टली फार्मर्स को मिलती है। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि डायरेक्टली फार्मर्स को मिल जाए। हालांकि अभी तक उस डायरेक्शन में स्टार्टिंग स्टेप नहीं लिया गया, गवर्नमेंट बस प्लान कर रही है। वन नेशन वन रेशन कार्ड इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट हो जाएगा जून 2020 से। अब कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ स्टेट्स की इंपॉर्टेंट स्कीम थी, जैसे PM किसान है, उसी तरह उड़ीसा की कालिया स्कीम थी। अब कालिया स्कीम में और PM किसान में डिफरेंस क्या था कि जो सेंटर की PM किसान स्कीम थी वो लैंडलेस फार्मर्स के लिए नहीं थी और अमाउंट भी कम था। कालिया स्कीम में अमाउंट भी ज़्यादा और वो लैंडलेस फार्मर्स के लिए भी है। उसके अलावा एक जैसे उड़ीसा की
कालिया स्कीम है, उसी तरह तेलंगाना की एक ऋतु बंधु स्कीम थी। उसके अलावा मध्य प्रदेश में एक भावांतर भुगतान योजना चलता है, जिसमें लेट से जो एमएसपी फिक्स किया गया है और फार्मर्स जब मार्केट में बेचते हैं जो प्राइस मिलता है, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस सरकार पे करती है फार्मर्स को। Recently, Ministry of Food Processing Industries launched Market Intelligence and Early Warning System portal. उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट अ लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है वो तो आपको पता ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मेजर जो प्रॉब्लम होती है कि एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड है फार्मिंग। अब फार्मिंग जो है स्टेट लिस्ट में आता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, या तो वो यूनियन लिस्ट में आता है या फिर कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट अलग लिस्ट में आ रहा है, फार्मिंग अलग लिस्ट में आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस लिस्ट में आएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ही है। यहाँ पे डिफरेंट न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो फार्मर्स को दी जाती है। एक मृदा परीक्षक नाम का इंस्ट्रूमेंट है। मृदा मतलब हो गया सॉइल, परीक्षक मतलब हो गया एग्जामिनर। वो इंस्ट्रूमेंट ही मेजर करता है द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, और फिर जो रिपोर्ट है वो फार्मर्स को दे दी जाती है ताकि फार्मर्स को हेल्प मिल पाए कि वो उनको किस तरह का न्यूट्रिएंट्स डालना है या फिर किस तरह का फर्टिलाइजर्स डालना है। अब ये नए वैराइटीज़ ऑफ वीट आए हैं, पूसा बासमती, पूसा सांबा, पूसा अदिति, पूसा सोना, डेवलप्ड बाय IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लैंड लीजिंग से रिलेटेड देख लेते हैं। पहले क्या होता था कि एक लैंड सीलिंग एक्ट पास किया गया था, जब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा। लैंड सीलिंग में क्या होता है, किसी फार्मर को एक लिमिट से ज़्यादा अगर लैंड है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लैंड है उसको सील कर दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लैंडलेस में। तो जिस फार्मर के पास लेट से सीलिंग अमाउंट से ज़्यादा लैंड है उसको डर लगता है, और लेट से कि कोई फार्मर है वो अब शायद फार्मिंग एक्टिविटी में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो क्या करता है उसका लैंड फैलो रहता है, और लेट से उसका अगर लैंड सीलिंग अमाउंट से ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो किसी को लीज पे भी नहीं देता है, इस डर से कि अगर पता चल गया तो उसका लैंड सील कर लिया जाएगा। तो जिसके चलते लैंड लीजिंग इंडिया में सही अमाउंट पे हो नहीं पाता है। तो रिसेंटली क्या, आज से 3 या 4 साल पहले एक टी हक पैनल बैठा था नीति आयोग के विद इन एक्सपर्ट कमेटी ऑन लैंड लीजिंग, कि लैंड लीजिंग को कैसे प्रमोट किया जाए। तो एक मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट भी प्रोवाइड किया गया था 2016 में। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड डेफिनेटली गवर्नमेंट का ऑनगोइंग प्रोग्राम चल ही रहा है। और फिशरीज से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड प्रीलिम्स में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए। एक तो इसकी एक सेपरेट मिनिस्ट्री है और एक स्कीम लॉन्च की गई है, और उसके अलावा लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में देख लेते हैं। तीनों के बारे में, एक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया गया है, और एक डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया गया है। ये दोनों स्कीम्स हैं, एक डेयरी के लिए, एक फिशरीज सेक्टर के लिए, बजट में प्रोवाइड किया गया था। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक नई मिनिस्ट्री बना दी है। पहले एक डिपार्टमेंट हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत, अब ये एक नई मिनिस्ट्री है। अब यूपीएससी जैसे फंसा सकता है कि लेट से 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो हुआ वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा कंडक्ट किया गया, तो आपको लगेगा हाँ एनिमल हस्बेंड्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड एक सेपरेट मिनिस्ट्री है। जैसे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सेपरेट मिनिस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड सेपरेट मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर सेपरेट मिनिस्ट्री है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में 2 डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और एक रिसर्च से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। उसके अलावा 20th लाइव स्टॉक सेंसस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस था, सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट किया था। सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन मिला है वो यूपी में मिला है, सबसे ज़्यादा कैटल मिला है वो वेस्ट बंगाल में मिला है, और ओवरऑल जो
लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज किया है 4.6%। अब इंडिविजुअल का क्या किया है, सिप का क्या किया, बुफेलो का क्या किया है, वो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। हाल में विवेक देबरॉय कमेटी बैठी थी कि बी कीपिंग को और कैसे डेवलप किया जा सकता है। अब बीज का ये जो वैक्स है वो मतलब जेली वैक्स और ये हनी बनाने के लिए काम आता है। उसके अलावा एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत भी कवर होता है। एक बी बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के तहत। अब इंडिया एडिबल ऑयल को काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अमॉन्ग द एग्रीकल्चरल गुड्स इंडिया सबसे ज़्यादा अगर जो एक्सपोर्ट करता है वो करता है राइस को, और सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है वो करता है एडिबल ऑयल को। एडिबल ऑयल को काफ़ी ज़्यादा करता है इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज कम्पेयर टू पल्सेस ऑल्सो। और जो एक्सपोर्ट करता है वो सबसे ज़्यादा करता है राइस को। और राइस को एक्सपोर्ट करने के चलते क्या होता है कि देर इज़ वर्चुअल इम्पोर्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम, क्योंकि राइस को उगाने में ही काफ़ी ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है इन द इरिगेशन। अब मेगा फूड पार्क ये गवर्नमेंट की स्कीम है इन ऑर्डर टू प्रमोट फूड प्रोसेसिंग। ये हब एंड स्पोक मॉडल पे बेस्ड होती है। ये गवर्नमेंट की फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक अम्ब्रेला स्कीम है, डेट इज संपदा स्कीम। उसी का एक ये कंपोनेंट है मेगा फूड पार्क स्कीम। गवर्नमेंट को टोटल 42 मेगा फूड पार्क बनाने हैं। तो सेंट्रल इंडिया का पहला मेगा फूड पार्क बना है मध्य प्रदेश में, डेट इज अवंती मेगा फूड पार्क। अब एडिबल ऑयल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन केवल 7 मिलियन टन का होता है इंडिया में, और इंडिया की जो टोटल अभी डिमांड है डेट इज़ रफली 24 मिलियन टन्स। तो 24 मिलियन टन्स की डिमांड में केवल 7 मिलियन टन्स इंडिया में प्रोड्यूस होता है। डेट मीन्स रफली आप कह सकते हैं कि 30% ऑफ द टोटल डिमांड इंडिया में प्रोड्यूस होता है, और 70% ऑफ द टोटल डिमांड को हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये एफ के द्वारा यूएन डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग डिक्लेयर किया गया था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नहीं। फिर अब इंडस्ट्री से रिलेटेड देख लेते हैं। एमएसएमई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई को थोड़ा डिटेल में कवर कर लेते हैं। बेसिक्स पहले देख लेते हैं एमएसएमई के बारे में। ये टोटल जीडीपी का 28% कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 45% और एक्सपोर्ट्स का 40%। अब ये न्यूज़ में इसलिए आया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लॉन्च करने के बारे में सोचा और उसको अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा इन ऑर्डर टू गिव फिलिप टू दिस सेक्टर। तो जो इंटरेस्ट सबवेंशन होगा वो 2% का होगा, तो डेफिनेटली काफ़ी आसानी से कम कॉस्ट पे क्रेडिट मिल पाएगा इन एमएसएमईज को, इसलिए न्यूज़ में था। अब एमएसएमई का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यार इंडिया में एमएसएमई में मेजर प्रॉब्लम क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल काफ़ी कम है। इंडिया में टोटल एमएसएमई 6 करोड़ है और टोटल एम्प्लॉयमेंट इन एमएसएमई 11 करोड़ है। मतलब एक एमएसएमई पे ऑन एन एवरेज 2 लोग एम्प्लॉयड है। आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना कम एम्प्लॉयमेंट है पर एमएसएमई। ओवरऑल टोटल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पर एमएसएमई जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी कम है। अब एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है कि कब तक माइक्रो कहेंगे, कब तक स्मॉल कहेंगे, कब तक मीडियम कहेंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है। पहले जो डेफिनेशन किया जाता था, पहले क्या अभी भी वही किया जा रहा है, वो किया जाता था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के मुताबिक इनको डिवाइड किया जाता है कि लेट से अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगर 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो है, 25 लाख टू 5 करोड़ है तो वो स्मॉल है, और 5 करोड़ टू 10 करोड़ है तो वो मीडियम है। सिमिलरली फॉर सर्विसेज एक अलग डेफिनेशन आप इस बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट फॉर द सर्विसेज। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की जगह टर्नओवर पे अब कैटेगराइजेशन करने के बारे में सरकार सोच रही थी और एक बिल भी पेश की थी। वो बिल एक्ट नहीं बना, इसलिए अभी तक वो डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ है। अब
रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल अप्रूवल दे चुकी है 3 NIMZ को क्रिएट करने के लिए, प्रकाशम इन आंध्र प्रदेश, संगारेड्डी इन तेलंगाना एंड काली गंगानगर इन उड़ीसा। अब यूपीएससी ने 2016 में एक सवाल पूछा था कि पहला NIMZ कहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, द आंसर वाज आंध्र प्रदेश। अब ये देख लेते हैं कि NIMZ है क्या बेसिकली। NIMZ में होता क्या है कि बेसिकली क्लस्टर अप्रोच फॉलो किया जाता है कि जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं वो आसपास होंगे ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके, एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है वो कम लग सके। तो हब एंड स्पोक मॉडल या क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यहाँ पे फॉलो किया जाता है। NIMZ का जो कंसेप्ट आया था वो आया था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के द्वारा। हालांकि सेज का जो कंसेप्ट आया था वो आया था सेज एक्ट 2005 के द्वारा। तो ये एक्ट के तहत कवर्ड है, ये पॉलिसी के तहत कवर्ड है। यहाँ पे मेजर फोकस दिया जाता है एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ पे मेजर फोकस दिया जाता है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के लिए। इनका एरिया ज़्यादा होता है, NIMZ का मिनिमम ही एरिया होता है 5000 एकड़ और सेज का एरिया वैरी करता है 10 to 1000 हेक्टेयर के बीच में। और यहाँ पे मैक्सिमम एरिया स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम एरिया होता है 5000 हेक्टेयर। यहाँ पे इनकम एग्जेम्पशन जो मिलती हैं ये केवल स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को मिलती है। यहाँ पे सभी को मिलती है 100% फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स और 50% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यहाँ पे जो EIA होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। यहाँ पे जो EIA होता है सेज में वो प्रोजेक्ट डेवलपर के द्वारा ही करवाना पड़ता है। उसके अलावा ये न्यूज़ में था इंडिया बिकम्स द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। अभी लार्जेस्ट कौन है तो चाइना है। एक स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी स्टार्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा कि जो अब स्क्रैप स्टील है उसको भी बेचा जा सकता है कि फिर से वो रिसाइकिल होके फिर से यूज किया जा सके। तो उसको इस रिसाइकलिंग को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये पॉलिसी स्टील मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। एक मिशन पूर्वोदय है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा है। यहाँ पे क्या है कि स्टील हब को डेवलप किया जाएगा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के रीजन में। और उसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में क्या है कि टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी क्राइसिस फेस कर रहा है। एक तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है जियो के आने के बाद, ऊपर से अलावा टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस भी है, क्या 4G से 5G में शिफ्ट करना है। साथ में अभी AGR का भी काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था, डेट इज़ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, डेट इज़ स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज एंड लाइसेंसिंग फ़ी। एक लाइसेंस जब आप लेते हैं तो फ़ी एक देनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड लाइसेंसिंग फ़ी। और हर टेलीकॉम कंपनी एक स्पेक्ट्रम को यूज़ करता है तो उसको यूज़ करने का जो चार्ज है वो भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो लाइसेंसिंग फ़ी और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज मिला के जो अमाउंट बनता है दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब दिक्कत ये थी कि जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो कैलकुलेट करेंगे तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्स होगा। तो परसेंटेज तो वो डेटा है वो तो फिक्स है, अब वो किसका होगा तो वो जो किस रेवेन्यू का होगा उसमें केवल टेलीकॉम रेवेन्यू भी आएगा कि नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू भी आएगा। तो इनिशियली केवल टेलीकॉम रेवेन्यू का दिया जाता था। उसके बाद एक जो TD सैट के द्वारा एक जजमेंट आता है उसमें बोला जाता है कि टेलीकॉम रेवेन्यू और नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू दोनों को जोड़ा जाएगा। तो उसके बाद ये केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ये सही है, रेवेन्यू इंक्लूड्स बोथ टेलीकॉम रेवेन्यू एंड नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू। तो उसके तहत AGR जो अमाउंट जो टोटल सारे कंपनीज को देना था डेट इज़ 1.47 लाख करोड़ रुपीज़। तो यही इशू चल रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको जल्दी देना ही पड़ेगा। उसके अलावा DCC अप्रूव्स स्पेक्ट्रम ऑक्शन प्लान। DCC that is Digital Communication Commission has decided to accept recommendations made by the TRAI on spectrum auctions। तो बस इतना ही एक काम करनी चाहिए। हार्मोनाइज सिस्टम डेट इज HS कोड। अब क्या है कि HS कोड अगर मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है काफ़ी आसान हो जाता है, कस्टम क्लियरेंस काफ़ी आसानी से मिल जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने HS कोड किसको दे दिया है तो खादी को दे दिया है। तो खादी हैज़ बीन एलोकेटेड a separate HS code by the Ministry of Commerce and Industry. The absence of a separate HS code hindered Khadi from achieving its full potential as exports were difficult to categorize and calculate। तो HS कोड मिल गया है तो अब एक्सपोर्ट इसका काफ़ी आसान हो जाएगा, तो खादी काफ़ी आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। अब ये HS कोड किसने दिया है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने दिया है। अब टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड देख लेते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने 1480 करोड़ रुपीस का इस बजट में एक मिशन लॉन्च किया, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देखेगी। अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं।
अब नॉर्मल टेक्सटाइल्स पहनने के लिए होता है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो होता है अदर पर्पसेस के लिए होते हैं। कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं बहुत हल्के होते हैं, तो उसको एविएशन सेक्टर या फिर स्पेस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल्स ऐसे होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको सॉइल में भी यूज़ किया जाता है इन एग्रीकल्चर। कुछ काफ़ी हार्ड और ड्यूरेबल होते हैं, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको टायर्स में भी यूज़ किया जा सकता है इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो depending on the properties of different technical textiles, they can be used in different industries like aviation industry, space industry, agriculture, infrastructure, disaster management और even automobile. उसके अलावा कुछ फैक्चुअल स्टफ देख लेते हैं। एक प्रोजेक्ट श्योर है दैट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल फैशन। इंडियन अपैरल इंडस्ट्री को और सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रोजेक्ट श्योर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। पश्मीना प्रोडक्ट्स को BIS सर्टिफिकेशन अब मिलेगा। ये जो पश्मीना प्रोडक्ट्स आता है ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चैंग थैंकी गोट के थ्रू आता है। उसके अलावा गवर्नमेंट अब बफर स्टॉक क्रिएट करेगी शुगर का 4 मिलियन टन्स का। LT प्रो इंडिया ये क्या है, बेसिकली DPIIT दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, पहले इसको डिप कहते थे। उन्होंने एक वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च किया LT प्रो। यहाँ पे ये अवेयरनेस रेज करेंगे रिगार्डिंग IPRs कि आप अपना IPR को सही से प्रोटेक्ट कर सकें। अब नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। उसके अलावा जो 9th है इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th जो है इसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स दी हुई हैं, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वहाँ पे UNCTAD, WEF, IMF, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, तो कौन कौन रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आप अपने एंड से ही देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है, फैक्चुअल है जो आपको याद करना है और गो थ्रू करना है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेलवेज़ है। तो हालांकि हाल में रेलवेज़ की रीस्ट्रक्चरिंग की गई है, 8 सर्विसेज को मर्ज करके एक यूनिक सर्विस बनाई गई है, डैट इज़ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। इसमें इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस नहीं आती है। यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज की 5 सर्विस और सिविल सर्विस की रेलवेज़ की 3 सर्विस है। अब रेलवे बोर्ड को भी रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहले यहाँ पे क्या होता था कि बोर्ड में पहले जितने मेंबर्स होते थे तो टोटल 8 मेंबर्स होते थे, अब केवल एक चेयरमैन और 4 मेंबर होगा, और हर मेंबर का एक डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फील्ड होगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, मे बी प्रीलिम्स में आ जाए या फिर मेंस में। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज एक टॉपिक मेंशन्ड है, तो वहाँ पे आपको कोट करने के लिए हेल्प मिलेगी। प्रकाश टंडन कमेटी, राकेश मोहन कमेटी, सैम पित्रोदा कमेटी, विवेक देबरॉय कमेटी, ई श्रीधरन कमेटी। उसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या कि लेट्स से जो रेलवे लाइन होती है वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन भी मूव करती है और फ्रेट ट्रेन भी मूव करती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में केवल फ्रेट ट्रेन मूव करेगी। तो आपको ये शहर का नाम याद होना चाहिए। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो है वो लुधियाना से दानकुनी तक है, दानकुनी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और फिर जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वो दादरी से लेके JNPT तक है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के बारे में बात की जा रही है। तेजस एक्सप्रेस लॉन्च किया गया दिल्ली और लखनऊ के बीच में, वो PPP मोड पे चलने वाली ट्रेन है। अमिताभ कांत पैनल बनाया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा टू ओवरसी द एंट्री ऑफ प्राइवेट ऑपरेटर्स फॉर 150 ट्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ 50 रेलवे स्टेशन एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 98.44% हो गया है फॉर द फिजिकल ईयर 2017-18, वर्स्ट इन द 10 years। दिस इज एज पर कैग रिपोर्ट। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो में पहली बात कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल साइड नहीं देखते, केवल रेवेन्यू साइड देखते हैं। अब क्या है कि अगर लेट से ऑपरेटिंग रेशियो 98.44% है, डैट मीन्स कि रेलवे को 100 पैसे कमाने के लिए 98.44 पैसे खर्च करने होंगे। मतलब 98.44 रुपये रेलवे खर्च कर रही है तो 100 रुपये कमा रही है। ऑपरेटिंग रेशियो से यही पता चलता है। ऑपरेटिंग रेशियो अगर 100 प्लस हो जाता है दैट मीन्स कि रेलवे अभी लॉस में चल रही है। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं जोड़ा जाता है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट रेलवे डेवलपमेंट से रिलेटेड है इन द स्टेट ऑफ केरला। वधावन पोर्ट कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर सेटिंग अप ऑफ मेजर पोर्ट एट वधावन इन महाराष्ट्र।
पहला जो मल्टी मॉडल टर्मिनल बना था वो वाराणसी में बना था, दूसरा साहिबगंज झारखंड में बन रहा है। और साहिबगंज अकेला डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जहाँ से गंगा रिवर फ्लो करती है, गंगा रिवर झारखंड से भी फ्लो करती है। और जो इनलैंड वाटरवेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग देखता है। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंडिया के पास ऑलरेडी एक एक्ट है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एक्ट ऑफ 1993। लोकतक इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है लोकतक लेक पे, ये मणिपुर में जो संगाई डियर के लिए फेमस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड का पहला सीएनजी पोर्ट बना है भावनगर गुजरात में। नेशनल हाईवे के लिए गवर्नमेंट ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को स्टार्ट कर दिया है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में क्या होता है, ये मिक्सचर है बीओटी मॉडल और ईपीसी मॉडल का। यहाँ पे गवर्नमेंट 40% बियर करती है और प्राइवेट प्लेयर 60% बियर करते हैं। और फिर गवर्नमेंट एन्युटी पेमेंट्स करती है प्राइवेट प्लेयर्स को, ताकि प्राइवेट प्लेयर जितना भी पैसा लगाएं उनको उतना और साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वापस मिल जाए। दिल्ली गवर्नमेंट्स कॉमन मोबिलिटी कार्ड विंस अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट। बसेस और मेट्रो ट्रेन्स का एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड इशू किया गया है। रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड अगर देखें तो मॉस्को डिक्लेरेशन है प्रीलिम्स के एंगल से, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, एक सुंदर कमेटी है। उसके अलावा इंडिया में 2 लाख डेथ से ऊपर होती है हर साल। 64% ऑफ द एक्सीडेंट्स जो डेथ होती है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है। दैट इज़ द रीज़न फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ्स। मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया गया। यहाँ पे एक अथॉरिटी बनाई जाएगी रोड सेफ्टी से रिलेटेड, एक फंड बनाया जाएगा ताकि जो हिट एंड रन केसेस है वहाँ पे कुछ अमाउंट एज एक्स ग्रेसिया दिया जा सके। साथ में पेनल्टीज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। एक गुड सैमारिटन का भी कंसेप्ट आया है कि लेट से अगर आप किसी रोड विक्टिम को हेल्प कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा पहले लीगल हैसल्स फेस करना पड़ता था, पुलिस वाले आपको काफ़ी परेशान करेंगे, तो वो लीगल हैसल्स आपको कम फेस करना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं गुड सैमारिटन कंसेप्ट की। गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करती है कि आपने हेल्प किया है तो आपको उतना ज़्यादा हैसल्स फेस ना करना पड़े, तो उस गुड सैमारिटन कंसेप्ट को भी रिकॉग्नाइज किया गया इस पर्टिकुलर एक्ट में। उसके अलावा एक पॉलिसी भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाएगी रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। एक माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट है, उसके तहत कुछ मिनरल्स माइनर मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स मेजर मिनरल्स होते हैं। जो मेजर मिनरल्स होते हैं उससे रिलेटेड रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो माइनर मिनरल्स होते हैं उससे रिलेटेड रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। कॉमर्शियल कोल माइनिंग का इशू देख लेते हैं और फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वगैरह के बारे में देखेंगे। तो पहले क्या था कि सबसे पहले देख लेते हैं हिस्टोरिकली 1973 में कोल माइंस को नेशनलाइज कर दिया गया था बाय द कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973। तो केवल कोल इंडिया लिमिटेड ही कोल माइनिंग करता था। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया प्राइवेट प्लेयर को भी, लेकिन प्राइवेट प्लेयर अगर माइन कर रहे हैं तो वो लेट से कोई भी कंपनी, लेट से अगर कोई स्टील कंपनी है वो कोल माइनिंग में भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ से जो कोल आ रहा है वो केवल उस स्टील फैक्ट्री के द्वारा ही यूज़ किया जा सकता है। तो मतलब एंड यूज़ को फिक्स कर दिया गया था। अगर प्राइवेट प्लेयर्स माइन कर रहे हैं तो जो एंड यूज़ है वो फिक्स कर दिया गया था कि अगर प्राइवेट प्लेयर माइन कर रहे हैं तो वो किसी स्टील इंडस्ट्री को ही बेच सकते हैं। तो क्या होता है कि फुल फ्लेजेड प्राइवेट प्लेयर के द्वारा माइनिंग नहीं हो पाती थी। अब क्या है कि जो एंड यूज रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिया गया है। पहले जो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन था कि पहले अगर लेट से कोई प्राइवेट प्लेयर कोल माइनिंग कर रहा है तो वो जो कोल जो बेच सकता है वो कुछ कुछ सेक्टर्स को ही बेच सकता है। वो 3 सेक्टर थे, एक था कोल वाशिंग, एक था पावर और एक था स्टील कंपनी, इन्हीं तीनों को बेच सकता है। अब वो जो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिया गया है। तो क्या है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग कर सकते हैं और किसी को भी बेच सकते हैं। मार्केटिंग फ्रीडम आ गई है और 100% एफडीआई को भी अलाउ कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट का मेन टारगेट क्या है कि एक तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो भी आ सके कोल माइनिंग में, वो भी इंश्योर करना है, तो वो प्राइवेट प्लेयर पे आने से ही आएगी।
साथ में इंडिया को अभी भी काफ़ी ज़्यादा कोल को इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो वो इम्पोर्ट कम हो, वो कम तभी होगा जब इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा। वो प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब नई टेक्नोलॉजी आएगी और प्राइवेट प्लेयर वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। और साथ में जो पुअर स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहीं पे कोल माइंस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो कोल माइनिंग से जो फाइनली जो पैसा जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता है। तो डेफिनेटली इन स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा फॉर देयर डेवलपमेंट। कोकिंग कोल इंडिया को इंपोर्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि कोकिंग कोल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन नाम मात्र के बराबर होता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए गैस ग्रिड प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने बजट में लॉन्च किया है। एक गवर्नमेंट की का विजन है, दैट इज हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पावर कंजम्पशन में हाईएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन दादरा नगर हवेली का है, उसके बाद है फॉर गुजरात, देन हरियाणा एंड देन पंजाब। लोएस्ट है बिहार में। अगर स्मार्ट मीटर्स आप लगाओगे तो देर विल बी डिस्काउंटेड टैरिफ्स, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक आइडिया आया है। अब फाइनल अप्रूवल इसको अभी तक मिला नहीं है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टेटस देख लेते हैं। तो ये जो बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट का टारगेट था 5 गीगावाट, तो उससे थोड़ा ही कम है, 4 पॉइंट समथिंग है। बायोमास का टारगेट था 10 गीगावाट, उससे थोड़ा ही कम है, डेट इज़ 9 गीगावाट। वेस्ट टू एनर्जी तो बहुत ही कम है, 139 मेगावाट्स। विंड पावर का टारगेट था 60, तो हम 37 तक पहुंच चुके हैं। सोलर का टारगेट था 100, तो हम 34 तक पहुंचे हैं। सोलर का 100 का टारगेट में 60 था टारगेट सोलर पार्क से, और जो 40 जो टारगेट था वो रूफ टॉप से था। रूफ टॉप से 3 to 4 गीगावाट से अभी तक प्रोड्यूस होता है। टोटल 86 पे पहुंच चुके हैं। और हाल में एक पॉलिसी भी चेंज हुई थी जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पहले क्या है कि जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट का जो स्ट्रेंथ है वो 25 मेगावाट से कम है, वो स्मॉल हाइड्रो है। बाद बाकी जो होता था वो बिग हाइड्रो या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहते हैं, जो 25 मेगावाट से ज़्यादा है। तो पहले जो 25 मेगावाट से ज़्यादा जो वाला जो प्रोजेक्ट है उसको स्मॉल हाइड्रो में कंसिडर नहीं करते थे और रेन्यूएबल में भी कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन अब जो जो बिग हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको भी रेन्यूएबल में कंसिडर करेंगे, तो उसके चलते फिर टोटल कैपेसिटी ऑफ रेन्यूएबल और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, रफली अबाउट 132 गीगावाट्स। अल्ट्रा मेगा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क्स, अब क्या है कि MNRE एक आइडिया के साथ आया है कि अल्ट्रा मेगा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क्स को क्रिएट किया जाए। तो अब 2 जगह आपको बस केवल याद रखना है कि कहाँ कहाँ सेटअप होगा। वो एक खवादा एरिया है गुजरात में और एक जैसलमेर एरिया है राजस्थान में। उसके अलावा एक रेन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम है। अब क्या है कि विंड एनर्जी आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको विंड फार्म्स बनाने पड़ते हैं, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो आपको सोलर पैनल्स बिछाने पड़ते हैं। दोनों ही केस में काफ़ी ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि सेम लैंड को दोनों एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाए। तो उसी पॉलिसी के साथ रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने ये प्रपोजल, ये सिस्टम को प्रपोज किया है। उसके अलावा स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। उसके अलावा एक सरल इंडेक्स है जो MNRE के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। टॉप रैंकर जो था वो कर्नाटका था। एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है 5 साल के लिए, फ्रॉम 2019 टू 2025, और इसका टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना फॉर बाय 2025। और टोटल 23 सेक्टर हैं, 18 स्टेट को कवर करेगा। 102 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और जो सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो शेयरिंग है दैट इज़ 39-39-22। और जो सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय करेगा फंड्स, दैट इज़ रोड 19%, देन अर्बन एंड हाउसिंग 16%, देन रेलवेज 15%। उसके बाद पावर सेक्टर तो और कम ही है। बस एक यहाँ पे एक YESOF है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो टोटल 5% चार्ज लगाया जाता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ऑन AGR, और उसको यूज़ किया जाता है गांव घर में ब्रॉडबैंड या फिर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए।
एलिफेंट बॉन्ड क्या है कि बेसिकली बहुत सारा ब्लैक मनी इंडिया का स्टैस्ड है इन द फॉरेन बैंक्स, तो उनको इंडिया में वापस लाने के लिए एलिफेंट बॉन्ड को इशू किया जाएगा। अब क्या है कि जो लोग बाग के पास ब्लैक मनी है वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं, तो कुछ अलाउ किया जाएगा रखने के लिए, कुछ पेनल्टी भी देनी होगी। और यहाँ पेनल्टी ये होगी कि उनको कुछ सर्टेन अमाउंट 50%, कुछ सर्टेन परसेंटेज उनको इन्वेस्ट करना होगा इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो बस ये था, फैक्चुअल स्टफ है, बस आपको पता होना चाहिए। एलिफेंट बॉन्ड है, सॉवरेन बॉन्ड है, और ये ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। और एक बाइंडिंग कंडीशन होगी कि हाँ, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होगा। और बस यही फैक्चुअल स्टफ है। और उसके अलावा अगला जो है वो इंडिसेस से रिलेटेड है, रिपोर्ट से रिलेटेड है, तो आप अपने एंड से देख लीजिएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह PD365 के मैंने 6 सेक्शंस की वीडियोस डाल दी है, एंड आई होप कि जो कल्चर और गवर्नमेंट स्कीम्स है वो आप अपने हाथ से ही कर लेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।